देखो, देश आजाद हुआ, संविधान बना, सभी एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार मिला, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आई हमारे देश में। इसका मतलब पॉलिटिकल एरिना में, पॉलिटिकल डोमेन में तो इक्वालिटी आ गई। 1 पर्सन 1 वोट, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी एथनिक ग्रुप का हो, सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन 1 वोट, यानी पॉलिटिकल फील्ड में इक्वालिटी। बट उस समय अंबेडकर ने एक बात बोली, हमने एक बहुत बड़े पैराडॉक्स में एंटर करने जा रहे हैं। पैराडॉक्स जहां देखो पॉलिटिकल डोमेन में तो इक्वालिटी आ चुकी है, लेकिन इकोनॉमिक और सोशल फील्ड में अभी भी इक्वालिटी नहीं है। इकोनॉमिक फील्ड में इक्वालिटी कैसे नहीं? क्योंकि देखो, चंद ही लोगों के पास में पैसा था और ज्यादातर लोग गरीब थे उस देश में। और सोशल फील्ड में इक्वालिटी मतलब अभी भी देखो कास्टिज्म बहुत ज्यादा था जब देश आजाद हुआ था। बेशक आर्टिकल 17 आया था अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, फिर भी जात पात काफ़ी ज़्यादा था। कुछ लोगों को सो कॉल्ड लोअर कास्ट से माना जाता था, उनके साथ में ठीक बिहेवियर नहीं होता था। तो इसी वजह से उन्होंने कहा था कि जब तक देखो सोशल और इकोनॉमिक फील्ड में इक्वालिटी नहीं आएगी, तब तक पॉलिटिकल फील्ड में प्रॉपर ढंग से इक्वालिटी नहीं आ सकती। तब तक पॉलिटिकल फील्ड में भी इक्वालिटी अंडरमाइन होती रहेगी, डेमोक्रेसी अंडरमाइन होती रहेगी। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया ना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात बोली कि देखो जिसके पास में ज्यादा पैसा है ना, वो आसानी से एमपीज को, एमएलएस को और सरकार को एक्सेस कर सकता है। अब जैसे अंबानी अदानी है, इनके पास भर भर के पैसा है। अब ये तो किसी भी एमपी को, एमएलए को सरकार से आसानी से बात कर ले, अपनी बात रख ले, अपनी पक्ष की पॉलिसीज बनवा ले। लेकिन एक गरीब आदमी जो धोबी है, जो मोची है, क्या उनकी इतनी हैसियत है वो एमपी या एमएलए से आसानी से मिल भी ले या सरकार तक अपनी बात आसानी से पहुंचा भी दे? आंसर है नो। तो अंबेडकर की वो बात आज भी रेलेवेंट है। जब तक देखो सोशल और इकोनॉमिक फील्ड में इक्वालिटी नहीं आएगी, तब तक पॉलिटिकल फील्ड में प्रॉपर इक्वालिटी को इंश्योर नहीं किया जा सकता। डेट आज की 16 फरवरी है। आज बढ़िया बढ़िया इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया। काफी सारे आर्गुमेंट्स हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से संबंधित। दूसरा आर्टिकल लीगल एजुकेशन से संबंधित, और तीसरा बॉर्डर पे चाइना विलेजेस इस्टेब्लिश करता जा रहा है, चाइना का आखिरकार क्या मकसद है? चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित एक काफी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है, इससे संबंधित है। तो इस इशू को हम डिटेल में समझेंगे। आप जीएस पेपर सेकंड के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट तो देखो आपको पता लगी ही गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे आर्गुमेंट्स दिए वैसे तो, लेकिन सबसे मुख्य आर्गुमेंट ये राइट टू इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट है, आर्टिकल 19 सेक्शन ए क्लास ए के अंतर्गत। पहले इस स्कीम के बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट समझेंगे। रैशनल क्या है सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट देने में, और दूसरी तरह की डायमेंशंस केस में इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला, आरबीआई ने क्या बोला, सब डिटेल से समझेंगे। देखो ये जो स्कीम है ना इलेक्टोरल बॉन्ड वाली, ये अनाउंस हुई थी 2017 की बजट स्पीच में। उस समय हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे अरुण जेटली। सरकार के द्वारा इसे नोटिफाई किया गया 2018 में। बट देखो जैसे ही ये स्कीम आई ना, इस स्कीम के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया गया कि ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। केस फाइल किया सीपीआई, इसके अलावा कॉमन काज एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसी संस्थाओं के द्वारा। तो पिछले 6 सालों में ना सुनवाई चल रही है इस स्कीम के अगेंस्ट है। क्या वास्तव में ये स्कीम संविधान के अगेंस्ट है या नहीं है? तो पिछले 6 सालों में 6 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल चुके हैं। 2 बार यानी 2019 में और 2021 में सुप्रीम कोर्ट में ये रिक्वेस्ट की गई थी, गुहार लगाई गई थी कि फिलहाल के लिए आप इस स्कीम पे स्टे लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हम स्टे नहीं लगाएंगे। जैसे देखो 12 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक इंटरिम ऑर्डर में यह कहा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन रिसीव कर रही हैं ना, वो इसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपे। बट स्टे नहीं लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसके 2 साल बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिजेक्ट कर दी एक पिटीशन जिसमें मांग की गई थी कि अभी नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बेचने पर स्टे लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये जो ऑपरेशंस चलते हैं ना इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले, ऐसा नहीं है कि ये बियॉन्ड स्क्रूटिनी है, इनकी छानबीन की जा सकती है, तो स्टे लगाने का कोई औचित्य नहीं है।
मामला देखो लंबा खिंचता जा रहा था। फिर अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स को भरोसा दिलाया कि हम जल्द ही इस इशू पे, इस सब्जेक्ट पे सुनवाई स्टार्ट करेंगे। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस इशू पे अपना जो जजमेंट है वो रिजर्व रख लिया था। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। डिटेल से समझते हैं ये स्कीम थी क्या। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये स्कीम लेके आई थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला था कि इससे इलेक्टोरल फंडिंग में, यानी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन मिलता है ना, उसमें ब्लैक मनी का यूज कम होगा। कैसे कम होगा? सरकार का तर्क देखो ये था कि जब ये स्कीम नहीं आई थी तो उससे पहले विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को ना कैश से चंदा मिलता था, ज्यादा बैंकों से चंदा नहीं मिलता था। तो जिन्होंने भी काला धन कमाया है गैर कानूनी काम करके या फिर टैक्स चोरी करके, वो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को कैश के थ्रू चंदा दे देते थे और पता ही नहीं लगता था किससे चंदा आया, कहां से आया। लेकिन सरकार की मंशा तो ये थी, सरकार के अनुसार, कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाके हमने ना एक बैंक चैनल्स के थ्रू डोनेशन देने का विकल्प दे दिया है कि किसी को पता भी नहीं लगेगा, एनोनिमस रहेगा कि किसने चंदा दिया है, और फिर भी वो बैंक चैनल्स के थ्रू चंदा दे सकता है। लेकिन देखो, सरकार की इंटेंशन कुछ भी हो गया उल्टा। कैसे उल्टा हो गया? आप पहले स्कीम को समझिए, होता क्या था। मान लीजिए कोई पर्सन है महेश और दूसरी पर्सन है महीसा। कुछ लोग बोलते हैं मनीषा अच्छा नाम है, लेकिन महेश को महीसा पसंद है। तो देखो, महेश और महीसा दोनों की कंपनी है। अब दोनों ना चंदा देना चाहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, फॉर एग्जांपल बीजू जनता दल को, जो उड़ीसा की एक पार्टी है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये होता था, महेश और महीसा दोनों जाएंगे साथ मिलके। वो क्या करेंगे, एसबीआई बैंक, ऑथराइज्ड बैंक है इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने के लिए, एसबीआई बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भैया हमें 1000 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। तो ना, जो शुरुआत में आपने तस्वीर देखी थी ना, इस प्रकार का एक रिसिप्ट महेश और महीसा को एसबीआई ने दे दिया 1000 रुपए लेके। तो ये रिसिप्ट जाके महेश और महीसा दे देंगे बीजू जनता दल को, और बीजू जनता दल इस रिसिप्ट का इस्तेमाल करके एसबीआई से 1000 रुपए ले लेगी। मतलब समझ गए ना? टेक्निकल भाषा में आपको बताऊं, इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार से ना प्रोमिसरी नोट है। किसी को भी चंदा देना होता वो एसबीआई के पास जाते और जितने का भी चंदा देना होता उतने रुपए के, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ के, ये प्रोमिसरी नोट परचेज कर लेते, प्रोमिसरी नोट दे देते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और वो पॉलिटिकल पार्टी 15 दिनों के अंदर अंदर ये प्रोमिसरी नोट देके बैंक से पैसा ले लेती, और सब कुछ एनोनिमस ढंग से चलता, किसी को पता नहीं लगता। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो नहीं बताना चाहते, खास करके बड़े कंपनीज, कि हमने इस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है, वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो वो इसके थ्रू आसानी से पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकती थी। और जरा डिटेल्स की बात करें, कोई लिमिट नहीं थी, कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी कितने भी रुपए के बॉन्ड परचेज कर सकता था या कर सकती थी। और अगर 15 दिनों के अंदर पॉलिटिकल पार्टी इन कैश नहीं करवाती तो एसबीआई फिर वो पैसा डिपॉजिट कर देती प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। यानी प्रोमिसरी नोट यानी इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करने के बाद 15 दिनों के अंदर अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को वो पैसा इन कैश करवाना होता था। अभी वर्डिक्ट क्या आया है? अभी जो वर्डिक्ट आया है उसमें देखो, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी एंड अदर्स, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसहमति के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। कोर्ट ने बोला है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो एनोनिमस है नेचर में, मतलब पता नहीं लगता किसने डोनेशन दिया है, तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन है। ये आर्टिकल 19(1) क्लास ए के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। इसके साथ साथ देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, जब सरकार ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेके आई थी ना एक एक्ट के थ्रू, फाइनेंस एक्ट 2017 के थ्रू, तो उस समय 3 एक्ट्स में ना अमेंडमेंट किया गया था। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट ये किया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो भी पैसा मिलेगा पॉलिटिकल पार्टीज को वो टैक्स फ्री होगा, मतलब कोई भी पर्सन टैक्स फ्री डोनेशन कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को। नेक्स्ट,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में यह प्रोविजन किया गया था अमेंडमेंट करके, पहले ना कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% ही डोनेशन कर सकती थी पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन यह प्रोविजन हटा दिया गया। इसका भी बुरा परिणाम निकला। क्यों? क्योंकि ना सेल कंपनीज बनना स्टार्ट हो गई और उनका काम था सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देना, मतलब ब्लैक मनी को घुमा घुमा के किसी डब्बा कंपनी बना के फिर वो बॉन्ड परचेज करता और वो दे दिया जाता पॉलिटिकल पार्टीज को। ऐसा होने लग गया क्योंकि ये प्रोविजन हटा दिया गया कि किसी भी कंपनी के ऊपर लिमिट थी पहले, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% डोनेशन दिया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इसके हटने के बाद बल्कि और ज्यादा ब्लैक मनी आने लगी सेल कंपनीज के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज के पास में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ना इन तीनों एक्ट्स में जो उस समय अमेंडमेंट की गई थी ना, उसको भी क्वेश कर दिया है, उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत के तुरंत रोक लगा दी है एसबीआई को कि अभी आप इसे मत बेचिए, और जिन्होंने हाल ही में परचेज किया है इलेक्टोरल बॉन्ड वो वापस आके एसबीआई को दे दे, एसबीआई उसका पैसा लौटा देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इवन ये भी बोला है एसबीआई को कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सौंपिए कि जितने भी बॉन्ड परचेज किए गए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज ने इनकैश करवाए हैं ना, सारी डिटेल्स आप सौंपिए 12 अप्रैल 2019 से लेके अब तक की। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब ये सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेगी ना, किससे? एसबीआई से, कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को वो इलेक्टोरल बॉन्ड मिला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर डालेगी 13 मार्च से पहले। अब देखो लॉजिक की बात करते हैं। ये जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की किस लॉजिक पे आधारित है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला अपनी इस जजमेंट में कि देखो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ना पॉलिटिकल इनइक्वालिटी लेके आती है। इसका मतलब ये है, अब जैसे देखो अंबानी अदानी टाइप के लोग हैं, इनके पास भयंकर पैसा है, तो ना ये ज्यादा पैसा देंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तो जाहिर तौर पे पॉलिटिकल पार्टी इनकी आवा भगत करेगी। पॉलिटिकल पार्टी के जो एमपीज हैं या फिर एमएलएज हैं उनको ज्यादा अच्छे से एक्सेस किया जा सकता है अंबानी अदानी के द्वारा ज्यादा चंदा देके। और बाद में देखो वही पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन भी जीत जाती है तो जाहिर तौर पे इलेक्शन से पहले ज्यादा चंदा दिया गया था अंबानी अदानी के द्वारा, तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी जीतने के बाद एहसान उतारने की कोशिश करेगी। यानी अंबानी अदानी जिन्होंने पहले चंदा दिया था वो अब अपने पक्ष की पॉलिसीज बनवाने की कोशिश करेंगे कि भैया जैसे तेल आप महंगा कर दो, हमारा तेल महंगा बिकेगा, हमें फायदा होगा। मतलब वो सारी पॉलिसीज बनवाने की कोशिश करेंगे अंबानी अदानी जिससे इनका फायदा हो, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए चंदा दिया था। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर देखो पूरी ट्रांसपेरेंसी है तब तो जनता समझ जाएगी साफ साफ। मान लीजिए कोई उद्योगपति है, उसने चंदा दिया सरकार को और इलेक्शन जीतने के बाद उस उद्योगपति को सरकार फायदा पहुंचा रही है, तो जनता साफ साफ समझ जाएगी कि घपला हो रहा है। लेकिन देखो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में तो सब कुछ एनोनिमस चलता था, पता ही लगता था किसने चंदा दिया, तो यह भी नहीं पता लगता था कि सरकार अगर किसी की मदद कर रही है क्या अपना एहसान उतार रही है या नहीं उतार रही है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के कारण ना रिस्क था क्विड प्रो को का, आप हमें फायदा पहुंचाओ, अगर हम इलेक्शन जीते तो हम आपको फायदा पहुंचाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये राइट टू इंफॉर्मेशन एंड आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास ए का वायलेशन है। क्योंकि देखो कोई भी इंडिविजुअल जो वोट देता है उसको पूरा अधिकार है ये जानने का कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैं वोट देने जा रहा हूं उसको कहां से चंदा प्राप्त हुआ है। और एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि जो ये राइट टू इंफॉर्मेशन है ना आरटीआई, वो देखो स्टेट अफेयर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि देखो पॉलिटिकल पार्टीज भी इलेक्टोरल प्रोसेस में रेलेवेंट यूनिट्स हैं, तो उनकी फंडिंग इंफॉर्मेशन जनता को पता होना ये जरूरी है, तभी इंडिविजुअल्स जो हैं वो बढ़िया ढंग से वोट दे सकते हैं। इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। जब देखो कोई राइट वायलेट किया जाता है ना सरकार के द्वारा स्कीम लाके या फिर कुछ और रूल बना के, तो सुप्रीम कोर्ट ना इंटरप्रेट करती है कि सरकार ने जो राइट वायलेट किया है क्या वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे खरा उतरता या नहीं उतरता।
तो 3 चीज़ें इसमें सुप्रीम कोर्ट या दूसरी कोर्ट्स देखती हैं। सबसे पहले, क्या सरकार ने जो स्कीम लाई है, जो रूल बनाया है जिससे जनता का अधिकार वायलेट हुआ है, तो क्या उसके लिए कानून बनाया था? तो इस केस में देखिए, फाइनेंस एक्ट के थ्रू सरकार ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई थी, तो पहला पर्पस तो सर्व हो गया। पहले टेस्ट में पास हो गई सरकार, कानून बना के ये स्कीम लाई थी। अगर कानून बना के ना लाती तो पहले टेस्ट में ही फेल हो जाती। अब दूसरा टेस्ट है, क्या स्टेट का कोई लेजिटिमेट पर्पस सर्व हो रहा है इस स्कीम से? सरकार ने बोल दिया कि हम ब्लैक मनी कर्व करना चाहते हैं और जो प्राइवेटली डोनेशन देना चाहते हैं प्राइवेसी के साथ में, उसके लिए हमने ये प्रोविजन किया था। तो चलो मान लिया, दूसरा टेस्ट भी सरकार ने पार कर लिया। अब तीसरा टेस्ट की बारी आती है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में। क्या जो ये राइट वायलेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्या कोई और अल्टरनेटिव नहीं अपनाया जा सकता था? मतलब ऐसा तो नहीं कि पर्पस छोटा सा सर्व हो और राइट जो वायलेट हो रहा है वो बहुत बड़े लेवल पे वायलेट हो रहा है। तो ना तीसरा टेस्ट सरकार पास नहीं कर सकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, ये ब्लैक मनी कर्व करने के लिए और प्राइवेसी इंश्योर करने के लिए आप दूसरे पर्पस अख्तियार कर सकते थे, दूसरे मेथड अपना सकते थे। ये सही नहीं है, इसमें तो बहुत ज़्यादा एनोनिमिटी आ गई है और ये जनता के, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, आरटीआई के अगेंस्ट है, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, क्विड प्रो को का रिस्क है। समझे? तो तीसरे टेस्ट में सरकार फेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा सर्व नहीं हो रहा है जितने बड़े लेवल पे राइट वायलेट हो रहा है। तो इन सब लॉजिक पे सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम स्ट्राइक डाउन कर दी। और लास्ट में देखो, कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि ना दो वैल्यूज के बीच में ना ट्रांसपेरेंसी, दो वैल्यूज के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करना जरूरी है। एक तरफ ट्रांसपेरेंसी है, दूसरी तरफ एनोनिमिटी है। अब देखो, कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेसी के साथ डोनेशन देना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि पता लगे किसी को हमने इस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है। वो जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ना कि किसी क्विड प्रो को के कारण कि हम अभी फायदा पहुंचा रहे हैं, बाद में वो हमें फायदा पहुंचाएंगे। नहीं, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। वो ऑनेस्टली चंदा देना चाहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज को और प्राइवेसी के साथ देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ऐसी जनता है जिनको जो जानना चाहती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने चंदा दिया है। तो दोनों के बीच में बैलेंस कैसे इस्टेब्लिश किया जाए? तो बैलेंस देखो ऐसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है जैसे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज कर रही, विभिन्न देशों में ये चल रहा है। यूके में फॉर एग्जांपल 7500 पाउंड तक का कोई डोनेशन देता है ना, तो ये पॉलिटिकल पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा कोई डोनेशन देगा एक रकम में, तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को बताना होता है कि 7500 पाउंड से ज्यादा चंदा दिया है तो किसने दिया है। उसी प्रकार से यूएस में ये लिमिट $200 की है, जर्मनी में ये 10,000 यूरो की है कि इससे ज्यादा कोई चंदा देगा तो बताना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी को, कम देगा तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर वो प्राइवेट रहेगी वो चीज। तो ये क्या है, ये प्रोविजन करके ना एक प्रकार से बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है ट्रांसपेरेंसी एंड एनोनिमिटी के बीच में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लीगल एजुकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक चीज तो आप भी मानोगे, हमारे देश में सरकार का ध्यान ना मेडिकल एजुकेशन पे और इंजीनियरिंग एजुकेशन पे ज्यादा रहा है और लीगल एजुकेशन पे कम रहा है। थोड़े से हालात चेंज हुए 1990s में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बनी, उसके बाद ऑप्शंस मिलने लगा स्टूडेंट्स को कि डायरेक्ट वो स्कूल के बाद लॉ में पढ़ सकते हैं। और वो ग्रेजुएट्स जो पास आउट हुए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, उन्हें जॉब मिलने लगी। लॉ फर्म्स जो है ना, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया उनका पैकेज मिलने लगा। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होके वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाने लगे लॉ पढ़ने फर्दर। लेकिन देखो, ये तो सिर्फ हमने बात की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की। हमारे देश में इतने सारे और कॉलेज हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, उनका क्या? वहां से बच्चे जो पास आउट होते हैं वो अच्छे ढंग से वकालत भी नहीं कर पाते, जॉब नहीं लग पाती उनकी। राइटर कहते हैं क्यूएस रैंकिंग जो है ना, इसने टॉप 250 लॉ स्कूल्स की रैंकिंग दी और टॉप 250 में हमारे देश के सिर्फ 2 लॉ स्कूल हैं, एक जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, एक नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। तो हमारे देश में ना लीगल एजुकेशन को सुधारने के लिए हाल ही में
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस ने ना रिपोर्ट सौंपी, जिसमें से काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहली चीज़, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में जो पावर्स है ना लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने की, वो पावर्स आप थोड़ी लिमिटेड कर दो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सिर्फ उतनी पावर्स दो, एलिजिबिलिटी टू चेक प्रैक्टिस इन कोर्ट्स, मतलब किस एलिजिबिलिटी के साथ लॉ कॉलेज से पास आउट होने के बाद वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ इस चीज़ को आप रेगुलेट करो। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एजुकेशन में टीचर फैकल्टी रेशो, क्या करिकुलम होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी दी जाए एक अलग से बॉडी को, नेशनल काउंसिल फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करे, इसमें काफ़ी प्रतिष्ठित जजेस और इसके अलावा लॉ एकेडमिशियन, लॉयर्स, इन सबको जगह दी जा सकती है। जो इस कमेटी के मेंबर्स हो ना, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ज़बरदस्त होना चाहिए। वो वास्तव में लीगल एजुकेशन को सर्व करके हमारे देश में, ऐसा उनका मकसद होना चाहिए। अभी देखो सिचुएशन ये है, 1700 के आसपास हमारे देश में लॉ स्कूल्स हैं, लेकिन ना टीचिंग पे ज़्यादा ध्यान होता है इन लॉ स्कूल्स में, रिसर्च पे ध्यान ना के बराबर है। हमारे देश में लॉ स्कूल्स में रिसर्च नहीं है, इस वजह से हमारे देश में ना ज़्यादातर जो नॉलेज है ना लॉ से संबंधित, वो वेस्टर्न नॉलेज को हम कंज्यूम करते हैं। खुद से इंडियन कंटेक्स्ट में लॉ संबंधित नॉलेज को हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। प्रोड्यूस कैसे करेंगे जब रिसर्च ही नहीं हो रही है। आज के समय में 800 से ज़्यादा लॉ जर्नल्स पब्लिश होते हैं, और इंडिया के कितने गिने चुने होंगे। बहुत पुअर लेवल है रिसर्च का हमारे देश में। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात बोली थी, कॉलेज में जो एजुकेशन है उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी नहीं कि कई सारे फैक्ट्स को लर्न करना, बट स्टूडेंट्स का जो माइंड है ना उसे ट्रेन करना ताकि वो सोच सकें। अब देखो लॉ कॉलेजेस में अगर रिसर्च को स्ट्रेंथन करना है ना, तो वर्ल्ड क्लास ग्लोबल फैकल्टी का लाना जरूरी है, जो टॉप रिसर्चर हैं। उनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखेंगे स्टूडेंट्स, साथी प्रोफेसर्स भी। पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस फैक्ट को हाईलाइट किया है, इस सजेशन को हाईलाइट किया है अपनी रिपोर्ट में। इसके अलावा कमेटी ने यह भी बोला है कि लॉ स्कूल्स में रिसर्च इकोसिस्टम को अगर मजबूत करना है ना, तो इसके लिए स्टेट फंडिंग चाहिए, क्योंकि देखो ग्लोबल फैकल्टीज लाएंगे तो जाहिर तौर पे उनको अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, और इसके लिए चाहिए पैसा। कमेटी ने फिर यह भी रिकमेंड किया कि ग्लोबलाइजेशन का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है लीगल एजुकेशन पे, तो ना लॉ स्कूल्स में जो करिकुलम है ना वो थोड़ा बहुत ग्लोबल करिकुलम होना चाहिए। अलग अलग देशों की जो लॉ नॉलेज है उसे भी इस्तेमाल किया जाए। स्टूडेंट और फैकल्टीज़ के बीच में इंटरनेशनल एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब जैसे दूसरे देशों के जो लॉ स्कूल्स हैं वहाँ से प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स हमारे देश में आए, और हमारे देश के लॉ स्कूल के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स हैं दूसरे देशों के लॉ कॉलेज में जाएं। तो इस प्रकार से नॉलेज एक्सचेंज होना चाहिए। स्टूडेंट को अलग अलग लीगल सिस्टम का एक्सपोजर मिलना चाहिए। राइटर कहते हैं जो सजेशंस पार्लियामेंट्री कमेटी ने दिए हैं ना वो बहुत बढ़िया हैं, और लेकिन दिक्कत यह है इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश में होता नहीं है। तो 2 सजेशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं। सबसे पहले तो ना लॉ कॉलेजेस में जो डीन की पोजीशंस है ना, जो हेड होते हैं लॉ स्कूल के, वो पैशनेट होने चाहिए। मतलब लीडरशिप पोजीशन पे जो भी है ना वो पैशनेट होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, कैरिस्मेटिक होना चाहिए। आमतौर पे होता ऐसा है कि लीडरशिप पोजीशन पे जो होता है ना लॉ कॉलेजेस में, वो बल्कि यंग प्रोफेसर्स को देख के थोड़ा इंफीरियर फील करने लगते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनको रिसर्च नहीं करने देते, ये दिक्कतें आती हैं। सेकंड, लीगल रिसर्च के कल्चर को बूस्ट करना जरूरी है। नेहरू ने कहा था, यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, फॉर टॉलरेंस, फॉर रीजन, फॉर द एडवेंचर ऑफ आइडियाज, फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ। मतलब देखो लॉ स्कूल में रिसर्च होती है तो ना आइडियाज को फ्री माइंड से एक्सप्रेस करने की इजाजत होनी चाहिए। बेशक वो आइडियाज समाज में इस्टेब्लिश्ड आइडियाज के अगेंस्ट हैं, लेकिन फ्री इजाजत होगी उन आइडियाज को एक्सप्रेस करने की, तभी तो पता लगेगा, तभी तो कोई नई चीज इमर्ज होकर आएगी ना। जब तक देखो राजा राम मोहन राय ने सती का विरोध नहीं किया था तब तक तो माना जा रहा था कि सती सही है। तो उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी इजाजत होनी चाहिए, पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि आप कैसे भी आइडियाज को एक्सप्रेस करो,
तभी नई नई चीजें निकल के आ सकती हैं, नए आइडियाज निकल के आ सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, चाइना के सियाकांग बॉर्डर डिफेंस विलेजेस प्रोग्राम से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जो ये घर देख रहे हो ना आप, ये एलएसी पर चाइना के द्वारा बनाए गए हैं। 2019 से लेके अभी तक चाइना पिछले 5 सालों में एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऐसे बहुत सारे घर बना चुका है। बना तो देखो 5 सालों से रहा है। ये डबल स्टोरी घर होते हैं, लेकिन अब ना लोग इनमें रहने भी लगे हैं। पहले चाइना सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बट लोग अब रहने भी लगे हैं। आप पूछोगे सर एलएसी पर इस प्रकार से गांव चाइना इस्टेब्लिश कर रहा है, डबल स्टोरी बिल्डिंग्स बनवा रहा है, तो इसका क्या औचित्य है? औचित्य देखो 2 हैं। पहली तो चीज, ये जो डबल स्टोरी घर बनवा रहा है ना चाइना एलएसी पर, इनका ना आवश्यकता पड़ने पर मिलिट्री पर्पजेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डबल स्टोरी स्पेशियस बिल्डिंग्स हैं, ये दोनों पर्पजेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, सिविल पर्पजेस के लिए भी और मिलिट्री पर्पजेस के लिए भी। और पूरे एलएसी पर चाइना ने इस प्रकार के गांव इस्टेब्लिश करवाए हैं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर तक। और दूसरा देखो, इंडियन मिलिट्री का ये कहना है चाइना ये घर बनवा रहा है एलएसी पर ताकि फ्यूचर में ना, अब आपको पता है एलएसी तो देखो डिस्प्यूटेबल है, चाइना फ्यूचर में ना क्लेम करेगा कि देखो यहाँ पे तो हमारे लोग रह ही रहे हैं, ये तो हमारे घर हैं, ये हमारा एरिया है, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो बाद में क्लेम करने के काम आती हैं ये चीज़ें, इसलिए चाइना अभी से एलएसी पर गांव इस्टेब्लिश करवा रहा है। वैसे इंडिया और चाइना के बीच में 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। चाइना कहता है ये सिर्फ 2000 किलोमीटर का है, क्योंकि बहुत सारा भारत का एरिया चाइना अपना एरिया बताता है। वैसे चाइना 1 जनवरी 2022 को एक कानून भी लेके आया था ताकि चाइना की टेरिटरी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस कानून में बहुत सारी चीज़ें थी, बॉर्डर डिफेंस को मजबूत करना, और इसके अलावा बॉर्डर एरियाज़ में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट लेके आना, पब्लिक सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर ये इंप्रूव करना। हमने भी हमारा प्रोग्राम लॉन्च किया था, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये 2022 में सरकार ने लॉन्च किया था। इसका मकसद ये था जो बॉर्डर विलेजेस है ना हमारे देश में, उनको मॉडर्न विलेज बनाना, बढ़िया बढ़िया एमिनिटीज़ प्रोवाइड करके उनको टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे डेवलप करना। ऑलरेडी सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का बॉर्डर एरिया डेवलपमें63 प्रोग्राम। इसी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे लेके जाता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। 663 विलेजेस डेवलप किए जाएंगे इस प्रोग्राम के तहत, और एटलीस्ट 17 बॉर्डर विलेजेस को सिलेक्ट किया गया। किसके लिए? ट्रायल के लिए, पायलट प्रोजेक्ट के लिए। देखो चाइना और इंडिया दोनों के बीच में ना एक होड़ सी लगी हुई है बॉर्डर के नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रा डेवलप करने की, क्योंकि ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो कल को देखो युद्ध की सिचुएशन में जल्दी से जल्दी मिलिट्री बॉर्डर को एक्सेस कर सकती है। अदरवाइज तो देखो ये होगा, युद्ध वाली सिचुएशन में चाइना की साइड से वहाँ की फोर्सेस तो जल्दी से आ जाएंगी, बढ़िया रोड बने हुए हैं। हमारे यहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बॉर्डर पे पहुंचने में ही समय लग जाएगा। तो सरकार ने इस चीज़ को समझा और पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त मजबूत हुआ है। बॉर्डर के नज़दीक नए नए रोड्स बने हैं और नए नए ब्रिजेस बने हैं। अब सरकार अल्टरनेटिव रूट भी खोज रही है, इस्टेब्लिश कर रही है, ताकि नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर तक जल्दी पहुंचा जा सके। ये देखो यहाँ पे, डेवलप अल्टरनेट रूट्स टू एलएसी एंड इम्प्रूव इंटर वैली कनेक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्ट। मतलब एलएसी तक पहुंचने के लिए अल्टरनेटिव रूट्स पे भी सरकार काम कर रही है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में विभिन्न वैलीज के बीच में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए भी सरकार अल्टरनेटिव रूट्स पे काम कर रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चाइना के सियाकांग बॉर्डर डिफेंस प्रोग्राम से संबंधित। चलते हैं आगे। 2 क्वेश्चंस आपको मेंस के अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो लॉ एजुकेशन से संबंधित है, और दूसरा क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से संबंधित है, और कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये आपको बताना है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से संबंधित प्री का क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए
डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कौन से स्टेटमेंट से संबंध रखता है? बताइए। चारों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए, आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मोर इंट्रूसिव नहीं होना चाहिए, मतलब जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रपोर्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी सी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे राइट को वायलेट कर दिया गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा हमारी आज की डिस्कशन थी। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।